आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम वही पढ़ेंगे जो हाईलाइट किया है या फिर अंडरलाइन किया है। तो मैंने बहुत सारी स्लाइडें बना रखी है, बुक से मैंने पिक्चर लेकर स्लाइड बनाई है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। You have learned that all living organisms required food. Plant can make their food themselves. इसका कहना है कि जो हमारे प्लांट होते हैं, जो हमारे घर के इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो भी जीव जंतु है, जो जीवित होते हैं, जिनके प्राण होते हैं, उनको एनर्जी की जरूरत होती है, उनको खाने की जरूरत होती है। प्लांट है जो हमारे इर्द गिर्द पेड़ पौधे हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स साइनेसिस देयर ओवन फूड? क्या आपको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। जैसे एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। वो अपना खाना या पशुओं से लेते हैं या फिर पेड़ पौधों से लेते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये सोचने वाली बात है। वो अपना खाना सूरज से बनाते हैं। जो सूरज की किरणें आती है, धूप आती है, उससे अपना एक उनके अंदर एक सिस्टम ऐसा होता है कि वो वहां से सिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। ठीक है। You already know that energy from food is utilized by organism for carrying out their various body functions. हमें पता है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो हम उसी खाने से अपनी एनर्जी को लेते हैं। ठीक है। हमारे बॉडी का जो भी फंक्शन है, चाहे पाचन क्रिया हो, चाहे काम करना हो, चाहे सांस लेनी हो, ठीक है, ये सब एनर्जी के द्वारा ही होता है। हम एनर्जी लेते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अपना खाना प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, और या फिर हम दोनों से भी ले सकते हैं। ठीक है। वी जैसे यहाँ पर एक ये वाला जो दिया है आपकी बुकों के ऊपर, ये इसका नाम है इसको हम बूजो भी बोल सकते हैं, और एक फीमेल वाला करेक्टर इसमें दिया गया है जिसको हम पहेली बोलते हैं। ठीक है। तो इसका हाईलाइट मैंने कर रखा है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? ठीक है। जैसे कि हमें रोटी की जरूरत होती है, हमें खाने की जरूरत होती है, बट इसका मतलब है, इसका कहना है कि हमारे देश में तो इतने सारे लोग रहते हैं, तो हम उसको इतना खाना कहाँ से लाई लेकर आएंगे? तो इसका जवाब देते हुए ये जो फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम पहेली रखा गया है इस चैप्टर में, या यानी कि आपकी बुक में, तो फूड है, तो इसका कहना है कि जो फूड होता है, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। ठीक है। इसको जो फूड होता है उसको लार्ज स्केल पर उगाया जाता है। ठीक है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जनसंख्या को, बहुत सारी मास पॉपुलेशन को खाना दे सके। ठीक है। आगे दिया गया है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शंस, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। देखो, अगर हमें बहुत सारी जनता को खाना देना है ना, तो हमें बहुत सारा फूड उगाना होगा। ठीक है। बहुत सारी फसलें उगानी होगी, बहुत बड़ी मात्रा में फसलें उगानी होगी। उसके बाद प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करना होगा कि कहाँ पर स्टोर करना है, कितने का रेट फिक्स करना है बेचने के लिए, और कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ पर ज़्यादा है वहां से खरीद कर, कहाँ पर कम है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सारा प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, तभी हम सभी को खाना दे पाएंगे। ठीक है। उसके बाद है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखो, एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर होती है खेती बाड़ी। खेती बाड़ी में ही हम फसलें उगाते हैं, उन्हीं फसलों से हमें खाना आता है जो हम डेली खाते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री की, इतिहास की बात करेंगे कि कहाँ से खेती बाड़ी की प्रैक्टिस शुरू हुई। प्रैक्टिस यानी कि खेती बाड़ी की शुरुआत, सिंपली आप समझ सकते हो, टिल 10,000 BC। ठीक है। 10,000 BC यानी कि 10,000 साल। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिशियस। ठीक है। बिफोर क्रिशियस यानी कि जो क्रिश्चियन ईयर है,
जैसे अभी चल रहा है 2024, तो जैसे 1 से शुरू हुआ था, अभी 2024 है, तो 1 से 10,000 साल पहले, यानी कि आप मानकर चलो 11-12, आज से 12,000 साल पहले की बात हो रही है। तो 12,000 साल पहले पीपल वर नोमैडिक, यानी खाना बदोश थे। उनको कोई खेती बाड़ी का आइडिया नहीं था। वो जो जो उनके सामने कच्चा आता था वो उसको चबा के खा जाते थे। उनको पकाना नहीं आता था, उनको उगाना नहीं आता था। दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो खाना बदोश लोग थे, जिनको हम नोमैडिक भी यहाँ पर बोला गया है, आप देख सकते हो, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे ग्रुप में, ठीक है। दे एट रोम फ्रूट, इसका मतलब है कि वो कच्चा फल फ्रूट खा लेते थे, कच्ची सब्जियां खा लेते थे। उनको पकाने का कोई आइडिया नहीं था भी कैसे इसको खानी है, कैसे इसमें मसाला ऐड करके इसको खाना है। उनको कुछ पता नहीं था। वो सिर्फ पेट भरने के लिए जो उनके सामने आता था, कच्चा मीठा सब वो खा जाते थे, ठीक है। वो हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड, वो जो जानवर उनको मिलते थे उनका शिकार करते थे और उनको कच्चा ही खा जाते थे। या फिर आग वगैरह का अगर शायद उस वक्त आविष्कार हो चुका था तो वो उसको भून के खा लेते थे, ठीक है। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, थस वी वाज बोर्न एग्रीकल्चर। तो कुछ ईयर बाद, यानी कि बहुत ईयर बाद, बहुत सालों बाद क्या हुआ कि उनको पता चला कि कैसे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करनी है, कैसे खेतीबाड़ी करनी है, कैसे खेतों को जोतना है। तो उन्होंने राइस को उगाना शुरू किया, तो उन्होंने गेहूं को उगाना शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारी फसलों को उन्होंने उगाना शुरू किया, जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, जिसको हम खेतीबाड़ी बोलते हैं। When plants when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is a called crop. आपको ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि फसल किसे बोलते हैं। देखो, जब हम किसी प्लांट को, या हम सिर्फ एक ही तरह के प्लांट को बहुत सारे जगह के ऊपर, बहुत बड़ी लैंड के ऊपर उगाते हैं, तो उसको फसल बोलते हैं। जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं का सिर्फ हम एक पौधा तो बोते नहीं है। गेहूं की फसल को जब गेहूं को जब हम बहुत बड़ी लैंड के ऊपर उगाते हैं, तो वह उसको हम फसल बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं कि ये गेहूं की फसल है, ये मकई की फसल है, ये दाल की फसल है, क्योंकि हमने बहुत बड़ी जगह के ऊपर उस पौधे को उगाया होता है, बहुत सारे पौधे को उगाया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके ऊपर आगे दिया है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। वही मैंने आपको बताया कि अगर गेहूं है, गेहूं के एक पौधे हमने बहुत बड़ी मात्रा में लगा रखे हैं, तो उस समय क्या बोलेंगे, गेहूं की फसल बोलेंगे। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर का मतलब है कि इंडिया की बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि यहाँ की जलवायु है वो बहुत ही अलग अलग है। टेम्परेचर, कहीं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब है आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमस जिसको बोल सकते हैं हम। एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है। इंडिया बहुत बड़ा देश है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ की जलवायु एक जगह से दूसरी जगह पे अलग है। कहीं टेम्परेचर अलग है, कहीं आर्द्रता अलग है, कहीं बारिश ज्यादा होती है तो कहीं कम होती है। तो इसलिए एक जगह एक ही जलवायु सभी जगह नहीं पाई जाती, ठीक है। ये अलग अलग है हर जगह की। खरीफ क्रॉप, आगे आपको ये पूछा जा सकता है कि खरीफ क्रॉप किसे बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरीफ क्रॉप किसे बोलते हैं। सिंपल सा मतलब है, हम पढ़ेंगे, जो बरसात होती है ना, जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं, तब जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में जो भी फसलें उगाई जाती है, जैसे जून से सितंबर में रेनी सीजन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि उस वक्त बहुत बारिश पड़ती है जून से सितंबर में। तो उस वक्त हम चावल की खेती करते हैं, मकई की खेती करते हैं, जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट यानी मूंगफली, कॉटन यानी कि रुई, इन सब का हम प्रोडक्शन करते हैं, इन सबको बोते हैं, उगाते हैं। तो इन फसलों को खरीफ क्रॉप बोलते हैं, क्योंकि ये रेनी सीजन में उगाई जाती है। उसके बाद आ गया रबी क्रॉप, ठीक है। रबी क्रॉप किसे बोलते हैं, जब देखो, इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। इस टाइम पीरियड में जो भी फसलें उगाई जाती है उसे रबी क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे वीट हो गया, यानी गेहूं हो गया, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों, एंड लिनसीड यानी अलसी के पौधे, ठीक है। इन सब फसलों को हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि ये अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच उगाई जाती है। उसके बाद आ गया, उसके बाद ये क्या बोलता है, बूझो क्या बोलता है। इसका कहना है कि वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रो इन द विंटर सीजन,
यानी विंटर सीजन ये वही अक्टूबर से मार्च के बीच हम राइस यानी कि चावल की खेती क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस वक्त इतनी बारिश नहीं होती जितनी राइस की खेती के लिए चाहिए होता है। तो उस फसल के लिए वो टेम्परेचर, वो जलवायु सही नहीं होती है, इसलिए हम उसको नहीं उगाते हैं। वही ये जवाब दे रही है पहेली। पैडी टाइम रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। वही मैंने जैसे आपको बताया कि चावल की खेती को बहुत सारा पानी चाहिए, लेकिन अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच सर्दियाँ तो होती है, लेकिन पानी की कमी होती है, बारिश बहुत कम होती है। देयरफॉर इट इज़ ए ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसलिए पानी की कमी ना हो, इसलिए चावल की खेती रेनी सीजन में होती है। ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। ठीक है। अब हम अगर किसी चीज की खेती करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। जो किसानों को, किसान ही हमारे लिए फसलें बोते हैं, उगाते हैं, काटते हैं, बीजते हैं। तो ठीक है, उनको टाइम टू टाइम बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। उसके अब फार्मर क्या क्या एक्टिविटी करते हैं वो यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी खेती बाड़ी की प्रैक्टिस क्या करनी पड़ती है ताकि हमारे लिए फसलें बो सके वो। ठीक है। दीज एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। मतलब जो एक्टिविटीज खेती बाड़ी के लिए जरूरी है वो नीचे दी गई है। जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पर, पहले है एक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि पहले खेत को जोतना होगा, अच्छे से जोतना होगा ताकि मुलायम मिट्टी बन सके फसल के लिए। फिर उसके बाद बीजों को बोना पड़ेगा उस मिट्टी में। फिर एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि गोबर की खाद और हमें केमिकल या वाली खाद को ऐड करना पड़ेगा। फिर इरिगेशन, उसके बाद सिंचाई करनी पड़ेगी। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उसके बाद हमें कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि हम झाड़ियों से, जो कि वीड्स को हम बोलते हैं, झाड़ियाँ होगी या फिर ऐसी खरपतवार होगी जो हमारी फसल को खराब करती है, उसको उससे बचाने के लिए फसल को हमें कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई करनी पड़ेगी। कटाई करने के बाद फसल हमारे घर पे आ जाती है। तो हम बहुत सारी फसलों को अपने घर पे नहीं रख सकते, इसलिए हमें स्टोरेज भी करनी पड़ती है। बहुत बड़े ड्रम का यूज करके हमें दानों को वहां पर रखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स। अब हम इन्हीं एक्टिविटीज को एक एक करके पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करना होगा? देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज ए फर्स्ट स्टेप बिफोर द ग्रोइंग ए क्रॉप। देखो, किसी फसल को बोने से पहले हमें मिट्टी की तैयारी करनी पड़ेगी। मिट्टी की तैयारी का मतलब है कि हमें खेत को अच्छे से जोतना होगा। ठीक है। उसको अच्छे से खरपतवार उसमें से हटानी पड़ेगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। ठीक है। वही है कि ये भी वही बोल रहा है कि हमें एक ये जो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में। क्योंकि हमें बीज को बोने से पहले पहले अपने खेत को तैयार करना होगा। मिट्टी को जोत कर उसे मुलायम करना होगा, उसको ढीला करना होगा। ठीक है। तभी हमारे फसल उग पाएगी। दिस अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जब हमारी मिट्टी मुलायम होगी तो उससे क्या होगा कि हमारे जो बीज है, उनकी जड़ें हैं, वो डीपली जा पाएगी। ठीक है। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। देखो, अगर हमारी मिट्टी मुलायम होगी तो क्या होगा कि जो कीड़े मकोड़े हैं या फिर केंचुए हैं, वो अच्छे से खाद बना पाएंगे। वो अच्छे से ऊपर नीचे जाकर मिट्टी के बीच अपनी प्रेजेंट को बना पाएंगे। ठीक है। इसलिए हमें खेत को अच्छे से जोतना पड़ेगा, तभी हम बीज बो पाएंगे, उसी के बाद बीज बो पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले मिट्टी को ढीला करना होगा। उसके लिए हमें बार बार उसको मिट्टी को जोतना पड़ता है। तो इसका यही मतलब है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। उसके बाद आप पढ़ेंगे, यू हैव लर्न दैट इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि हमारी मिट्टी में पानी होता है, हवा होती है, और बहुत ही लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। जिसको अगर हमें देखना है तो हमें टेलीस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन ये हमारी मिट्टी में मौजूद होते हैं, जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organism। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या होता है कि जो हमारे खेतों में गले सड़े प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनको उनकी खाद बना देते हैं। ठीक है। जो हमारी फसलों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सूक्ष्म जीव भी करते हैं, जैसे केंचुआ हो गया। केंचुआ सूक्ष्म जीव में नहीं आता, लेकिन और भी उसके अलावा जीव होते हैं। ठीक है। केंचुआ भी खाद बनाने का काम करता है। दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन हेल्प इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रेज्ड बैक इनटू द सॉइल। ये जो भी गले सड़े पौधों की जो भी खाद बनती है ना, वो बाद में हमारी मिट्टी में चली जाती है। ठीक है। वो बाद में जो हमारी फसलों के लिए
बहुत ही जरूरतमंद होती है। दिस न्यूट्रिशंस आर अगेन अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। वही ये जो न्यूट्रिशन हमारी मिट्टी में चले जाते हैं वो फिर से अगली फसल के जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। आपको क्या लगता है कि जो हमारे खेत में जो सारी मिट्टी है वो क्या हमारी फसल के लिए हेल्पफुल होती है? नहीं, हमारे खेत की कुछ सेंटीमीटर तक की जो मिट्टी होती है वो हमारी फसल की ग्रोथ के लिए मतलब जरूरी होती है और वही हेल्प करती है। उसके नीचे अगर हम जाएं तो पत्थर हो सकते हैं या फिर ऐसी मिट्टी हो सकती है जिसमें कोई पोषक तत्व ना हो, तो वो हमारे लिए सपोर्टिव नहीं होती है। ठीक है, सपोर्टिव का मतलब ये है कि हमारी फसल के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अच्छी का मतलब ये है कि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, तो उससे कोई ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ करने वाली मिट्टी सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक ही पाई जाती है, उसी में हमें वाटर, एयर और न्यूट्रिशन मिलेंगे। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप। अगर हम बार बार मिट्टी को जोतेंगे तो क्या होगा कि न्यूट्रिशन वाली मिट्टी है वो ऊपर आएगी, जो हमारी फसल के लिए अच्छा होगा। उसके बाद आएगा लूजनिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। जैसे कि मैंने आपको देखा, लूजनिंग का मतलब ये है कि खेत को जोतना होगा, मिट्टी को मुलायम और ढीला बनाना होगा, जो कि हमारी फसल के लिए अच्छा होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड द टीलिंग। टीलिंग उसी को बोलते हैं, जोतने को बोलते हैं टीलिंग। बार बार हम मिट्टी को ढीला कैसे करेंगे? जोतने के द्वारा, उसी को प्रोसेस को बोलते हैं टीलिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टीलिंग। और प्लोइंग, प्लो का मतलब क्या होता है? हल। प्लोइंग का मतलब क्या होता है? हल से जोतना। तो हम बार बार मिट्टी को ढीला कैसे करेंगे? जोतने के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर द टिलिंग। ये बार क्या होता है कि हम जोतने से पहले अपने खेतों में एक मैन्यूर यानी कि गोबर की खाद को ऐड करते हैं। उससे क्या होता है? ठीक है, ऐसा आपने भी देखा होगा कि आपके गांव में ऐसे लोग करते होंगे, आप भी करते होंगे। दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद द सॉइल। ये क्या करता है कि प्रॉपर दिस पर अगर हम पहले ही खाद को ऐड कर देंगे, गोबर की खाद को ऐड कर देंगे अपनी मिट्टी में, तो उससे क्या होता है कि फिर बाद में जोतने के बाद वो मिट्टी में अच्छे से ऐड हो जाती है। फिर हम वो उससे क्या होता है कि उसके बहुत से फायदे होते हैं। द सॉइल इज वाटर बिफोर सोविंग। कई बार क्या होता है कि फिर उसके बाद हम थोड़ा सा सिंचाई भी करते हैं, ताकि क्या हो जाए कि जो हमारे बीज है वो अच्छे से उग पाए। ठीक है, तो ऐसा किया जाता है, पहले गोबर की खाद ऐड की जाती है, फिर जोता जाता है, फिर थोड़ा सा पानी भी दिया जाता है जिससे हमारी मिट्टी मुलायम बन जाए, उसमें मिक्स हो जाए अच्छे से खाद, और बाद में हमारे बीज है जो अच्छे से उग पाए। ठीक है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इसका मतलब ये है कि हमारी खेती बाड़ी में क्या क्या हमें इम्प्लीमेंट है, लागू करना पड़ेगा खेती बाड़ी के लिए। ठीक है, बिफोर सोविंग द सीड्स, यानी कि बीजों को बोने से पहले, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। ठीक है, इसका मतलब, इसका कहना ये है कि ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने सॉइल को ब्रीक ब्रीक पार्ट्स में मुलायम कर दे, ब्रीक ब्रीक पार्ट्स में तोड़ दे, ताकि हमें बहुत ही अच्छी फसल मिल सके। यानी कि मतलब है कि जैसे हमारे खेत में बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े बन जाते हैं, हम उसको अच्छे से तोड़ के एक मुलायम मिट्टी में परिवर्तित कर सके, ताकि हमारी जो फसल है अच्छी हो सके। प्लो, प्लो किसको बोलते हैं? प्लो का मतलब होता है हल। अब इसको ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्लो के बहुत तरीके, प्लो बहुत तरह के होते हैं, कोई लकड़ी का होता है, कोई लोहे का होता है। ठीक है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। ये बहुत ही लंबे समय से, पुराने समय से हल का यूज किया जा रहा है खेतों को जोतने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, या फिर हमें अगर फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं तभी हम हल का यूज करते हैं। या फिर रिमूविंग द वीड्स, अगर हम झाड़ियों को ऐसे अनवांटेड, जो हमें खरपतवार नहीं चाहिए, उसको हटाने के लिए भी हम हल का यूज करते हैं। स्क्रैपिंग द सॉइल, या फिर अपनी मिट्टी को खुरचने के लिए भी इसका एज ए हल का यूज करते हैं। ठीक है, द इंडिजिनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लोज नाउडेज। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कई जगह हल का यूज करते हैं, वैसे आजकल लोहे का हल का यूज किया जा रहा है। तो आजकल लकड़ी के हल का प्रयोग कोई भी नहीं करता। आजकल देखा जाए तो वैसे ट्रैक्टर का ही यूज होता है, हल का तो यूज चाहे लोहे का हो चाहे कोई लकड़ी का हो, उसका कोई भी यूज नहीं करता। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर को आप हल भी बोल सकते हो, क्योंकि कल्टीवेशन का मतलब खेती बाड़ी करना।
खेती बाड़ी किससे होती है? हल से होती है, तो उसको कल्टीवेटर बोल देते हैं। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। कल्टीवेटर वही होता है जो ट्रैक्टर के पीछे बहुत बड़ा हल लगा होता है ना, जिसमें बहुत सारे हल हल टाइप लगे होते हैं लोहे के, तो उसको कल्टीवेटर बोलते हैं। मशीन होती है वो, उससे ही खेतों को जोता जाता है आजकल तो। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अगर हम ट्रैक्टर से खेती बाड़ी करेंगे तो हमारा मजदूरी का पैसा बचेगा और हमारा टाइम भी बचेगा। सोविंग, सोविंग के ऊपर आ जाते हैं हम। सोविंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। देखो, खेत जोतने के बाद हम करते हैं बिजाई, यानी कि हम बीज को बोने का काम करते हैं, ठीक है। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। अब खेतों को बोने से पहले हमें अच्छी क्वालिटी के बीज भी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहेली का कहना है कि वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्रेन्स सीड्स इन द वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on the top. I wonder why some seeds float on water. पहेली का कहना है कि एक दिन उसने अपनी माता को एक बर्तन में बीजों के बीच पानी डालते हुए देखा। एक इसका कहना है कि मेरी माता ने एक बर्तन लिया, उसमें बीज डाले, उसके बाद उसमें पानी डाल दिया। तो क्या हुआ कि हल्के हल्के बीज है जो ऊपर आ गए। तो ऐसा कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो पानी में क्या होता है कि जो हल्की चीज होती है वो ऊपर तैर जाती है। हल्की चीज यानी कि वो अच्छा बीज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हम अच्छी क्वालिटी के बीज को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो जो ऊपर ऊपर आ जाएगा हम उसको छन्नी से छान कर अलग कर देंगे। जो नीचे रह गया हम उसको सुखा लेंगे, वो हमारा अच्छी क्वालिटी का बीज होगा, हम उसका अगली फसल के लिए यूज करेंगे। तो ऐसा बीज को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। डैमेज सीड्स बिकम द होलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर। वही मैंने जैसे बोला कि जो डैमेज सीड्स होते हैं, हल्के सीड होते हैं, वो ऊपर तैर कर आ जाते हैं, इसलिए हम उसको बाद में निकाल देते हैं। सीड ड्रिल्स, सीड ड्रिल्स आपने देखा होगा आजकल तो खेती बाड़ी में बहुत सी नई नई तकनीक का यूज किया जाता है, तो सीड ड्रिल भी एक उसमें एक नई तकनीक के अंदर आती है। नाउ डेज द सीड्स ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन लगा दी जाती है और उसमें बीज डाल दिए जाते हैं। जैसे जैसे ट्रैक्टर चलता रहता है वो खेत की अ, खेत को मतलब जोतने का काम भी करता है और उसमें बीज भी डालता जाता है, डालता रहता है, ठीक है। These tools sows the seeds uniformly at proper distances, ठीक है, at depth। मतलब इससे क्या होता है कि बीज है वो डेप्थ तक चला जाता है प्रॉपरली, एक प्रॉपर डिस्टेंस से। तो इससे क्या होता है कि एक अच्छी तरीके से फसल को बोया बोया जाता है प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, ताकि हर एक पौधे को जगह मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। इट ensures that the seeds get covered by the soil after sowing। तो जोतने के बाद क्या किया जाता है कि सीड को अच्छे से कवर कर दिया जाता है। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय द बर्ड्स। कई बार क्या होता है कि हमारे बीज जोतने के बाद भी मिट्टी के ऊपर रह जाते हैं, जो फिर चिड़ियों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा चुग लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा फिर फसल कैसे होगी जब बीज तो चिड़िया ले गई, तो फिर हमारी फसल का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए उसको अच्छे से मिट्टी के द्वारा कवर किया जाता है। सोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, ठीक है। अगर हम ट्रैक्टर का यूज करके हम बुआई करेंगे तो उससे हमारा लेबर और टाइम का भी बचत होगी। यहाँ पर बूझो क्या बोलता है कि देर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट आई फाउंड दैट लिटल प्लांट वर केप्ट इन द स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। बूझो बोलता है कि मैंने अपने घर के पास, स्कूल स्कूल के पास एक नर्सरी देखी जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधों को रखा गया है एक बैग में। तो पहेली बोलती है सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज ए पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी व्हेन दे ग्रो। पहेली का मतलब है कि पहले कुछ फसलों के लिए पहले बीजों पौधों को बनाना पड़ता है साइड पे। जैसे कुछ बीजों को जैसे राइस हो गया, चावल की खेती के लिए पहले प्लांट्स को तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सीधा जाकर बीज खेत में डाल दिया। वो कुछ कुछ फसलों के लिए होता है, कुछ फसलों के लिए नहीं होता है। जैसे हम चावल की खेती करनी होती है तो हमें पहले पौधों को तैयार करना पड़ता है। वैसे ही प्याज के लिए पहले हमें पौधों को तैयार करना होता है, ठीक है। तो उसी को नर्सरी बोलते हैं, जहाँ पर हम उस पौधों को तैयार करते हैं, तो उसी को नर्सरी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का एंड स्लाइड है
हम आज इस चैप्टर को यहाँ यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आगे दिया गया है कि एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। कई बार क्या होता है कि हम अगर मकई की फसल जैसे बोते हैं तो क्या होता है कि एक प्लांट के साथ दूसरा प्लांट लग जाता है, तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है प्लांट की, ठीक है। तो इससे अच्छा बीज नहीं आगे अच्छा फूल उसको नहीं लगता है, उसको अच्छी फसल नहीं होती है। तो इसलिए ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए, यानी कि इस तरह से बचने के लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर बीज को बोया जाता है, ठीक है। This allows plants to get sufficient sunlight, nutrition, and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. वही है कि अच्छी से इस ये प्लांट को क्या अलो करते हैं कि वो अच्छे से सनलाइट ले सके, न्यूट्रिशन ले सके, वाटर ले सके मिट्टी से। इसलिए ओवर क्राउडिंग को बचाने के लिए अलग अलग थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद बीजों को बोया जाता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पौधे एक साथ में लग जाते हैं, तो हमें जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं फसल के उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे। आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के, ठीक है। तो ठीक है, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।